नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस को स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने नवंबर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंप्लीमेंट कर दिया है। और इसी कड़ी में हमने आपका पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद एसएससी क्या होता है, टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, ओल्ड टैक्स रेजिम क्या कहता है, न्यू टैक्स रेजिम क्या कहता है, मार्जिनल रिलीफ का क्या मतलब होता है, सरचार्जेस का क्या मतलब होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का क्या मतलब होता है। ये काफी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनका जिक्र हम लोग अपने पहले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अब सवाल आता है, जब भी बात आप लोग इनकम टैक्स की करते हो, तो इनकम को कैलकुलेट जब आप लोग करते हो ना, तो इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहा पे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक जो पर्सन है, पर्सन के अंदर अब आपका इंडिविजुअल भी आता है, पर्सन के अंदर आपकी फर्म्स भी आती है, एलएलपी भी आता है, कंपनी भी आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के पर्सन की अगर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो टैक्स लायबिलिटी किस बिहा पे कैलकुलेट होगी सर? एग्जैक्टली उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ सेक्शन 6 रहने वाला है इन द इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये भी आपको याद रखना है। माने जब भी आप लोग यहाँ पे रेजिडेंस इन इंडिया की बात करेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपके सेक्शन 6 के अंदर देखने को मिलेगा। अब काफी स्टूडेंट को लगता है कि सर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, उसका मतलब सिटीजनशिप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप अपने आप में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म होता है। वही अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका कैलकुलेशन केवल और केवल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अगर आप लोग बात करते हो और सेक्शन 6 की अगर आप लोग बात करते हो, तो ये डील करता है रेजिडेंस इन इंडिया को लेकर के, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है? आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। किसका निकालना है सर? किसी भी पर्सन का, किसी भी टैक्स ईयर के, आप टैक्स ईयर के लिए निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग हम लोग जानते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आज हम पढ़ने वाले हैं, पर्सन का हमें पता है और टैक्स ईयर का हमें पता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा उस पर्टिकुलर रेलिवेंट टैक्स ईयर के अंदर, ये आपको कैलकुलेट करना सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक साल के लिए कैलकुलेट करते हो, यानी कि हर एक जो आपका टैक्स ईयर होगा ना, उसके लिए आप लोग हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करोगे। और यहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजनशिप नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है एग्जैक्टली वो पर्सन हिंदुस्तान के अंदर कितने दिन रुका है, कितने दिन रहा है, कितने दिन स्टे किया है, इसके बिहा पे आप लोग उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अब एक बार आपने रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर लिया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको 3 केस देखने को मिलते हैं। एक आपका रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट के अंदर 2 सब केस आपको देखने को मिलेंगे। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, और एक आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर अगर आप लोग बात करते हो, तो उसकी केवल इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो यानी कि रेजिडेंशियल जो आपका स्टेटस रहेगा, उसका ताल्लुकात डायरेक्ट आपकी इनकम की टैक्सेबिलिटी के साथ रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग यहां पर टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस आपका प्राइमरी स्टेप रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमने पढ़ा
कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना उसको डिटरमाइन किया जाता है द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया अंडर द सेक्शन 5। समझ में आया? सेक्शन 5 क्या होता है इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा ये समझना है कि सर आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये कहां से पता चलेगा? सर आपके पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर जब भी आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे सेक्शन 6 की बात करेंगे तो सेक्शन 6 के अंदर आप लोग किससे रिलेटेड डील करने वाले हो? रेजिडेंस या रेजिडेंशियल स्टेटस से डील करने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो यहां पे आपको सेक्शन 6 का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेक्शन 6 का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर आपको सेक्शन 6 के अंदर सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 14 पढ़ने होंगे, और ये जो 14 सबसेक्शन रहेंगे ना इनका ताल्लुकात आपकी कंप्लीट पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस से रहने वाला है। माने जो आपकी पर्सन की डेफिनेशन है, जहां पे मैंने बताया इंडिविजुअल से लेकर के आप लोग आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की बात करते हो, सभी के जो रेजिडेंशियल स्टेटस उसको कैसे फाइंड आउट करना है आपको इन अलग अलग सबसेक्शन के अंदर उनसे रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप लोग सेक्शन 6 की बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा? सर आपके पर्सन की अगर आप लोग बात करते हो तो कोई भी पर्सन होता है। ठीक है, अब उस पर्सन के अंदर आपको क्या करना है? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को आपको फाइंड आउट करना है टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करोगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? सर हमारा जो सेक्शन 6 है वो किसके साथ डील करने वाला है? रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ डील करने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसेक्शन 1 से लेकर के और आपको कितने सबसेक्शन देखने को मिलेंगे? बाय डिफरेंट सेक्शन 6 और सबसेक्शन 14 देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कंप्लीट पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस से जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रही। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप लोग 1 बाय 1 करके एक एक चीज को पढ़ते चलिएगा। जैसे अगर आप लोग पर्सन की बात करते हो तो पर्सन का एक्सप्लेनेशन आप लोग बताइए हमने कहां पे पढ़ा था? सर अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था सेक्शन 2 के सबसेक्शन 77 के अंदर हमें पर्सन की डेफिनेशन मिली थी, जहां पर हमने कहा था सबसे पहले आप लोग पर्सन के अंदर किसको डाल करके चलते हो? इंडिविजुअल को डाल करके चलते हो। उसके बाद आप लोग HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हो। उसके बाद आप लोग पार्टनरशिप फर्म या LLP की बात करते हो। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसकी बात करते हो? सर कंपनी की बात करते हो। इसके अलावा आप लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके अलावा आप लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हो। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो तो आपके पास माय डियर फ्रेंड्स क्या आ जाता है? लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं, और लास्ट में जाके आप लोग क्या कहोगे? आपका AJP आ जाता है, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 1 बाय 1 करके इनके रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहां पर अगर आप लोग इंडिविजुअल की बात करते हो तो आज की क्लास का हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा? सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है, और उससे जुड़े हुए तमाम प्रोविजन को हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग बात इंडिविजुअल की करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पढ़ना है। उसके बाद आप लोग सबसेक्शन 2 पढ़ोगे। उसके बाद आप लोग 3 पढ़ोगे। इसी तरीके से सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 पढ़ोगे। उसके बाद आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद आपका 7 आ जाएगा, और आप लोग एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 भी पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ आपके सबसेक्शंस रहेंगे सेक्शन 6 के अंदर, जिनका डायरेक्ट ताल्लुकात आपको किन से देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपके रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पहले सेक्शन की बात करते हो, सेक्शन 6 के अंदर पहले सबसेक्शन की बात करते हो, जिसको आप लोग सबसेक्शन 1 के नाम से जानते हो, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए आपको इन तमाम सबसेक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और रेजिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन केवल और केवल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको प्राइमरी लेवल पे इतना कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग सबसे जरूरी सेक्शन की बात करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपका सेक्शन 6 का सबसेक्शन कौन सा रहने वाला है? सर 2 रहने वाला। सर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है
कि आपको जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वहां पे कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती हैं। वो कंडीशंस क्या रहेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 को समझने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं, उस पर आपको जरा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स किसकी बात करोगे, आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करोगे और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालना चाहोगे, तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर ना हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। माने आपका जो इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो या तो क्या रहेगा सर, नॉन रेजिडेंट रहेगा। आप लोग क्या कहोगे, क्या आ सकता है सर, सबसे पहले क्या आ सकता है, ये आपका नॉन रेजिडेंट आ सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या रहेगी सर, आपका ये रेजिडेंट आ सकता है, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपका पहला आंसर क्या आ सकता है सर, वो आपका क्या हो सकता है, आपका नॉन रेजिडेंट हो सकता है, दूसरा क्या रहेगा सर, रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर नॉन रेजिडेंट रहा तो उससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके जो इंडिविजुअल का स्टेटस है रेजिडेंट रहा तो रेजिडेंट से आगे आप लोग बढ़ोगे, और रेजिडेंट के अंदर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है माय डियर फ्रेंड्स। इसको आप लोग ROR के नाम से जानते हो, जिसको आप लोग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के नाम से जानते हो, और दूसरा रहेगा RNOR, जिसको आप लोग रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के नाम से जानते हो, ठीक है। तो इस पर आपको जरा गौर फरमाना है। इंडिविजुअल के केस में या तो आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा या तो रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट के अंदर भी आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस बनेगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस बनेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, इंडिविजुअल एग्जैक्टली रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, इसका पता करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को वापरना पड़ेगा। उन कंडीशंस को आप लोग यहां पर किस नाम से जानते हो, उन कंडीशन को आप लोग यहां पर बेसिक कंडीशंस के नाम से जानते हो, ठीक है। और उन बेसिक कंडीशंस का एक्सप्लेनेशन आपको आपके सेक्शन 6 और सबसेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया? यानी कि आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर बुनियादी तौर पे हमें क्या पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक कंडीशंस को पढ़ना है। अब सर कितनी बेसिक कंडीशन रहेंगी सर, दो बेसिक कंडीशन रहेंगी। वो क्या क्या रहेंगी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग नोट करेंगे तो सर रेजिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी होगा कि नॉट ऑर्डिनरी होगा, इसका पता करने के लिए भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, दैट इज अ सेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 13, जहां पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर एडिशनल कंडीशंस को पढ़ोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या आ जाएंगी, आपकी एडिशनल कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। तो दो तरीके की कंडीशन यहां पर आप लोग वापरने वाले हो। एक आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पहला आपका क्या हो जाएगा, आपकी बेसिक कंडीशन हो जाएंगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपकी एडिशनल कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंडीशन का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 के अंदर आपको एडिशनल कंडीशन का एक्सप्लेनेशन दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप लोग बात करते हो सेक्शन 6 की सबसेक्शन 2 की, माने मैं किसकी बात कर रहा हूं, बुनियादी तौर पे मैं आप सभी के साथ चर्चा कर रहा हूं आपकी बेसिक कंडीशंस को लेकर के। तो जरा गौर फरमाइएगा, जब भी आप लोग यहां पर बेसिक कंडीशंस की बात करेंगे तो सर हमारे पास कितनी बेसिक कंडीशन होंगी, सर हमारे पास टोटल दो बेसिक कंडीशंस होंगी, ठीक है। कितनी बेसिक कंडीशन है सर, दो बेसिक कंडीशन है। जरा गौर फरमाइएगा, या तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए या फिर आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। यानी कि इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखूं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सर आपका BC1 आपका रहेगा, दूसरा क्या रहेगा सर, आपका BC2 रहेगा, ठीक है। अब BC2 और BC1 का क्या मतलब है सर, BC2 और BC1 का मतलब है बेसिक कंडीशन नंबर 1, और इसके अलावा क्या रहेगा सर, आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बीच में किसका साइन लगा हुआ है सर, आपका और का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो सकती है या सेकंड सेटिस्फाई हो सकती है। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर अगर आपका एनी वन कंडीशन भी यहां पे सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, वो कहां पर चला जाएगा, रेजिडेंट के अंदर चला जाएगा। माने इंडिविजुअल के केस में आपने बेसिक कंडीशन 1 लगाया, बेसिक कंडीशन सेकंड लगाया, अगर कोई एक भी सेटिस्फाई किया या दोनों सेटिस्फाई किए तो आपका स्टेटस कैसा हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे ये बेसिक कंडीशन है
यहाँ पे आप लोग क्या कहते हो, बेसिक कंडीशन नंबर 1 होता है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 होता है। समझ में आया? तो इंडिविजुअल के केस में अब सवाल ये आता है, भैया ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, बेसिक कंडीशन 1 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा, बेसिक कंडीशन नंबर 1 के अंदर हमें दो कंडीशन दी गई है, सॉरी आपका जो बेसिक कंडीशंस के अंदर बेसिक कंडीशन नंबर 1 की अगर आप लोग बात करते हो तो ये कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 182 दिन या इससे ज्यादा, समझ में आया? तो आप लोग क्या कहोगे यहां पे, आप लोग कहोगे, अगर आप लोग यहां पे बात करते हो एट लीस्ट कितने दिन की बात कर रहा हूं मैं, आपका 182 डेज, ठीक है ना। वो क्या रहा है, स्टे किया है, क्या किया है, वो स्टे किया है इन इंडिया के अंदर। अब ये ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर आपका ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर, ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर अगर आपका पर्सन हिंदुस्तान के अंदर कितने दिन रहा है, सर मिनिमम आप लोग क्या मान करके चल रहे हो, मिनिमम अगर वो 182 दिन रहा है तो आप लोग क्या कहोगे, ये आपका बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंडीशन सेकंड की अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो बेसिक कंडीशन सेकंड ये कहती है कि जो आपका जो टैक्स ईयर बनता है, रेलिवेंट टैक्स ईयर बनता है, जैसे यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा सर, जो आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर बन रहा है ना, उस रेलिवेंट टैक्स ईयर के दरमियान वो कितने दिन हिंदुस्तान के अंदर रहा हो, 60 डेज रहा हो, ये आपको नोट करना है। अलोंग विद यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, ये जो आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर है इससे पहले के जो 4 साल है, इससे पहले के जो 4 साल है उनको हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर, सॉरी क्या बोलोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर। तो यहां पे मैं आपका लिख रहा हूं, आप लोग किसकी बात करोगे, इमीडिएटली आप लोग किसकी बात करने वाले हो, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स की अगर आप लोग बात करते हो तो 4 ईयर के दरमियान अगर वो हिंदुस्तान के अंदर टोटल मिनिमम 365 दिन अगर स्टे करता है तो ये आपका कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक कंडीशन नंबर सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन लग जाती है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर लगा तो उसके बाद हम लोग कहां पर मूव करेंगे, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ने यस किया तो फिर हम लोग कहां पर चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एडिशनल कंडीशंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशंस के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन होगी जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके यहां पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पे काफी सारे पॉइंट है जो अभी हमें कवर करने पड़ेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया सर पर्सन के अंदर आप लोग अलग अलग 7 चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, कंपनी को, फर्म को, एओपी और जिसको बीओआई बोलते हो, इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज हो जाएगा, इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 के अंदर। अगर आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है तो सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 से लेके और 7 तक हमें चलना है, और एडिशनल कंडीशन के लिए सेक्शन 6 का सबसेक्शन 13 आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बताया सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का ताल्लुकात बेसिक कंडीशन से रहने वाला है और सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 का ताल्लुकात एडिशनल कंडीशन से रहने वाला है। अगर आपने इंडिविजुअल के ऊपर बेसिक कंडीशंस को इंप्लीमेंट किया, ठीक है, कोई भी एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोग क्या कहेंगे सर, उसका स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा। फिर आप लोग एडिशनल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन अप्लाई होते हैं और दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, अभी जो आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर है ना उसके दरमियान मिनिमम 182 दिन या इससे ज्यादा अगर आपका इंडिविजुअल स्टे करता है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो 1 घंटा स्टे किया वो आपका 1 दिन माना जाएगा, वो आपका बेसिक कंडीशन 1 बन जाएगा। बेसिक कंडीशन सेकंड ये कहती है, जैसे अभी आपका टैक्स ईयर 2026-27 चल रहा है, 2026-27 के अंदर आप इंडिया के अंदर कितने दिन रहे सर, 60 दिन रहे, ठीक है। अब 2026-27 से पहले के जो 4 साल है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 4 ईयर्स है, उनको मिला करके अगर आप लोग हिंदुस्तान के अंदर 365
365 दिन रहे तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका बेसिक कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, ये आपको याद रखना है। और इसी बिहा पे आपका रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट सेटिस्फाई होगा। और यहां पर कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर गई तो आगे जाके आप लोग क्या चेक करने वाले हो, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 चेक कर, सॉरी एडिशनल कंडीशंस को चेक करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी आपको मिला, यस अभी हमें ये बात समझ में आ गई। कुछ कुछ एग्जांपल लेकर के चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हम लोग इस पहली कंडीशंस को अच्छे से समझ पाए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, लेटर से कोई भी आपका एक व्यक्ति है जिसको हमने क्या नाम दिया है, मिस्टर अमित है। ठीक है, अब ये जो मिस्टर अमित है ना, जैसे अगर आप लोग अभी बात करते हो मान लीजिए टैक्स ईयर की, तो टैक्स ईयर कौन सा लगेगा सर, अभी के हिसाब से आपका कितना है 2026-27 आपका टैक्स ईयर बनता है। अब जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेलिवेंट इस टैक्स ईयर के दरमियान ये जो अमित है मान लीजिए आपका कितने दिन हिंदुस्तान के अंदर रहा, मैंने मान लिया 192 डेज हिंदुस्तान के अंदर रहा। ठीक है, अब ये कहां पर रहा, 192 डेज हिंदुस्तान के अंदर रहा। इससे पहले अब यहां पे आपको बताना है सर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 192 डेज के बिहा पे ना हमें यहां पे दो कंडीशंस को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग यहां पे क्या करोगे, बेसिक कंडीशन 1 लगाओगे और उसके बाद आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगाओगे। कोई भी यस करता है तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, जो भी आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर है उसके दरमियान अगर 182 दिन कम से कम बनता है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 192 दिन है, तो आप लोग क्या कहोगे, इसका स्टेटस क्या हो जाएगा सर, आपका रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका रेजिडेंट हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लिया सर ये आपका इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के दरमियान ना हिंदुस्तान के अंदर लेटर से आपका कितने दिन रहा है, 68 डेज रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस टैक्स ईयर की बात करते हो, जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टैक्स ईयर की बात करते हो, टैक्स ईयर कितना है आपका 2026 और 27 चल रहा है। ठीक है, अब इससे पहले वाला साल कौन सा बनेगा सर, आपका 2025 और 26 बनेगा। इससे पहले वाला आपका 2024 और 25 बनेगा। इससे पहले वाला आपका 2023 और 24 बनेगा। और इससे पहले वाला आपका 2022 और 23 बनेगा। इससे पहले वाला 2021 और 22 बनेगा। और इससे पहले वाला आपका 2020 और 21 बनेगा। ठीक है, माने वो क्या कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 2020 से हर साल कितने दिन रुका, मैंने ये मान लिया है हर साल वो रुका है लेटर से कितने दिन, आपका 100 दिन। ठीक है, कितने दिन रुका है, एवरी ईयर कितना टाइम रुका है, 100 दिन रुका। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई मिस्टर अमित है जो इस टैक्स ईयर में कितने दिन रुका है, हिंदुस्तान के अंदर 68 दिन रुका है। और 2020 से वो कितने दिन रुक रहा है, हर साल हिंदुस्तान के अंदर 100 दिन रुक रहा है। ठीक है, तो अब बेसिक कंडीशन 1 की अगर आप लोग बात करते हो, जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग बेसिक कंडीशन 1 की बात करते हो तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है टैक्स ईयर के दरमियान आप कितने दिन हिंदुस्तान के अंदर रुके सर, आप बुनियादी तौर पे मिनिमम 182 दिन या उससे ज्यादा रुके। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग 68 दिन है तो आपका 182 से बहुत कम हो गया, तो ये आपका बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आ जाओ बेसिक कंडीशन 2 के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक कंडीशन 2 की बात करते हो तो आपको देखना है जो आपका टैक्स ईयर रहेगा उस टैक्स ईयर के दरमियान आपके कितने दिन बनने चाहिए, 60 डेज बनने चाहिए। और उससे पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो टाइम पीरियड होगा 26-27 से पहले के 4 साल माय डियर फ्रेंड्स आपको पकड़ करके चलने हैं। अगर आप लोग यहां पर 4 साल को पकड़ करके चलते हो तो आपका कौन कौन सा टाइम पीरियड लगेगा, 25-26 लगेगा, आपका 24-25 लगेगा, 23-24 लगेगा और 22-23 लगेगा। कितना साल हो गया, 4 साल हो गया है। अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचोगे तो इस 100 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर कितने दिन बने, सर आपके 400 डेज बने। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब समझ में आया, जो टैक्स ईयर है उसको छोड़ करके उससे पहले वाले जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है ना वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसको हटा देते, जरा गौर फरमाइएगा। इतनी बात आपको समझ में आई उम्मीद करता हूं। चलिए अब यहां पे देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहती है सर, सेकंड कहती है जो आप लोग 4 ईयर की बात करते हो ना उसमें आपका कितना बनना चाहिए, 365 दिन बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 60 दिन 68 दिन यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 365 दिन होना चाहिए, कितना दिन बन रहा है, 400 दिन बन रहा है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे यस आपका जो बेसिक कंडीशन 2 है वो क्या करता है, आपका यहां पे सेटिस्फाई करता है। तो आपके पर्सन का जो स्टेटस
है माय डियर फ्रेंड्स वो कैसा हो जाएगा सर, वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपके पर्सन का स्टेटस कैसा हो गया माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रेजिडेंट हो गया। बस इसी बात पर आपको गौर फरमाना, ठीक है। तो आपका क्या स्टेटस हो जाएगा सर, आपका रेजिडेंट हो जाएगा। तो इसको आपको जरा गौर फरमाना। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताया? रेजिडेंट कब होगा, नॉन रेजिडेंट कब होगा, ये मैंने केवल आपको बेसिक कंडीशन 1 का एक तरीके से एग्जांपल दिया है कि बेसिक कंडीशन 1 अगर आपको दी जाए तो एग्जैक्टली किस तरीके से उसको चेक करना, ठीक है। अब एक बार आपको बेसिक कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गई, अगर आपको इस चीज का क्लैरिटी हो गया कि बेसिक कंडीशन कैसे चेक की जाती है और गलती से अगर आपका स्टेटस कैसा आ गया, गलती से मतलब जैसे भी आपका स्टेटस कैसा आ गया, रेजिडेंट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापरना है आपका सेक्शन 6 और सब सेक्शन कितना वापरना है 13, ठीक है। जहां पर आपको क्या दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी तमाम तरीके की जो भी एडिशनल कंडीशंस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस कितनी रहेंगी सर, आपकी 2 रहेंगी। इसको मैं AC1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं AC2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेकिन इनके बीच में साइन देखिए कैसा लगा हुआ है, ठीक है, एंड का लगा हुआ। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी ना तब जाके आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आएंगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आप लोग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आ जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे आपको समझना है कि सर आपका एडिशनल कंडीशन नंबर 1 कहता क्या है, आपका एडिशनल कंडीशन नंबर 1 कहता क्या। इंडिविजुअल का केस चल रहा है, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपका क्या बन गया एडिशनल कंडीशन 1, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन 1 की अगर आप लोग बात करते हो तो इसका क्या मतलब है, जैसे समझिएगा एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं। ये आपका टाइम लाइन है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है आपका टाइम लाइन है। यहां पर कहीं पर हम लोग बैठे हैं, जो आपका क्या चल रहा है 2026-27 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है 2026-27 चल रहा है। अब इससे पहले आपका 1 साल हो जाएगा, फिर 2 साल हो जाएगा, फिर 3 साल हो जाएगा, फिर 4 साल हो जाएगा, फिर 5 साल हो जाएगा, फिर 6 साल हो जाएगा, फिर आपका 7 साल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। आपको कितना बढ़ना है जरा गौर फरमाइएगा। 7 के बाद कितना होगा सर, आपका 8 होगा, फिर आपका 9 होगा, फिर आपका 10 होगा, ठीक है। अब यहां पर टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो तो ये जो आपका टाइम पीरियड है यहां से लेके और यहां तक आपका कितना बन गया सर, ये आपका 10 साल का टाइम पीरियड बन गया। तो आप लोग इसको क्या कहोगे सर, ये आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका क्या बन गया इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर का टाइम पीरियड है। किसके अलावा हमने बात किया है सर, आपका जो टैक्स ईयर है उसके अलावा, उससे पहले के इमीडिएटली टाइम पीरियड है, ठीक है। टैक्स ईयर कितना है सर, आपका 26-27 है। उससे पीछे के जो 10 साल है, नहीं उससे पीछे के जो आपके 10 साल है, उस 10 साल के अंदर अगर आप लोग या आपका इंडिविजुअल 2 टाइम रेजिडेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे सर, कितना टाइम रेजिडेंट हो जाता है, 2 टाइम रेजिडेंट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, ये आपकी पहली कंडीशन दैट इज एडिशनल कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझ में आया? एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहता है, टैक्स ईयर से पहले वाले जो 10 साल है उन 10 साल को मिला करके अगर आप उसको 2 टाइम रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और आपका पर्सन 2 टाइम रेजिडेंट हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 की अगर आप लोग बात करते हो, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है सर, आपका सेकंड कंडीशन है दैट इज द एडिशनल कंडीशन सेकंड, ठीक है, जिसको आप लोग AC2 के नाम से जानते हो। इस एडिशनल कंडीशन नंबर 2 के अंदर आपको क्या चेक करना है, ये जरा गौर फरमाइएगा। देखिए एडिशनल कंडीशन 2 के अंदर ना हमें सेम टाइम लाइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं। अब हमें क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड, सेम टाइम लाइन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो कंडीशन मैं आपको समझाने वाला हूं ना, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे अगर आप लोग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की बात करते हो तो ये आपका पहला साल हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया, ठीक है। एडिशनल कंडीशन सेकंड के अंदर आपको कितने सालों पर इमीडिएटली 7 प्रीसीडिंग ईयर के साथ काम करना। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो सर इनको आप लोग क्या कहोगे, दीज आर द इमीडिएटली, आप लोग क्या बोलोगे सर, ये आपके क्या हैं, इमीडिएटली
प्रीसीडिंग, ठीक है, कितने हो जाएंगे सर आपके 7 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर। और इस टाइम पीरियड के दरमियान जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपका इंडिविजुअल पर्सन है वो कम से कम कितना दिन, 730 दिन, कितना दिन, 730 दिन। ये आपको याद रखना, कितना दिन मैंने बताया सर आपका 730 दिन कम से कम बोला है मैंने, क्या बोला है सर आपका कितने दिन रहा है, मिनिमम 730 दिन अगर उसका इंडिया के अंदर स्टे होता है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन से एडिशनल कंडीशन नंबर सेकंड इज आल्सो सेटिस्फाई। एडिशनल कंडीशन सेकंड भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? तो यहां पे आपको जरा गौर फरमाना है, एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है, एडिशनल कंडीशन सेकंड क्या कहती है, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप सभी जानते हैं दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आगे आप लोग चलोगे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका स्टेटस कैसा बनेगा सर, रेजिडेंट तो ऑलरेडी था और यहां पे क्या आ जाएगा सर आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर कैसा आ गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ गया। अगर यहां पर नो हो जाता है, दोनों कंडीशन क्या करती हैं, सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, NROR यानी सॉरी RNOR, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, RNOR यानी कि रेजिडेंट तो है लेकिन कैसा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने पढ़ा एक पर्टिकुलर एग्जांपल के बिहा पे। अभी मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है, मैंने आपको एक पिक्चर बना करके दिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको मूव कैसे करना, ठीक है। अभी मैं हम लोग 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में जाकर के यहाँ पे काफी सारे एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, उन एक्सेप्शन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का केस आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक तरीके से कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एडिशनल कंडीशन 1 हो गया, एडिशनल कंडीशन 2 हो गया। अब देखिए टेक्निकली अगर आप लोग इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहते हैं और सेक्शन 6 और सबसेक्शन 2 की बात करते हो तो मैंने बताया था ये आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंट इन इंडिया के अंदर ना जो बेसिक कंडीशंस होती है, जो कौन सी होती है, बेसिक कंडीशंस होती है, उनकी एक्सप्लेनेशन देता है। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ही और सी इंडिया के अंदर 182 दिन या इससे ज्यादा रहता है, कम से कम कितना रहा, 182 दिन ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर, रेलिवेंट टैक्स ईयर के दरमियान अगर वो मिनिमम कितने दिन रहा है, 182 दिन रहा है, तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगी। या फिर आपको ध्यान देना है बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, वो कहती है यहां पे आपको दो चीजें चेक करनी है, वो ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर कम से कम 60 दिन हिंदुस्तान के अंदर रहा हो, और अगर आप लोग 4 टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ठीक है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर की अगर आप लोग बात करते हो तो उसका कितना दिन बनना चाहिए, 365 दिन बनना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आप लोग कहोगे उसका स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट होगा, रेदर देन वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। यानी कि इनमें से एक, सॉरी मैंने गलत बोला, इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी रेजिडेंट, लेकिन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर आपका रेजिडेंट हो गया तो आगे जाके आप लोग एडिशनल कंडीशंस को चेक करोगे, ठीक है। क्या करोगे, एडिशनल कंडीशंस को चेक करोगे, जिनका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ है एडिशनल कंडीशन फॉर द इंडिविजुअल। जहां पर आप लोग कहोगे आपका पहला केस क्या हो सकता है, ROR हो सकता है, दूसरा क्या होगा, RNOR हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, सर अगर आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 टैक्स ईयर, समझ में आया, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, रेलिवेंट टैक्स ईयर से पहले के 10 साल में अगर वो मिनिमम 2 बार रेजिडेंट हो जाता है तो एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगी। और अगर आपका इंडिविजुअल 730 दिन या इससे ज्यादा जो आपके 7 टैक्स ईयर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर हो जाता है तो आपकी बेसिक सॉरी एडिशनल कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्लियर रहा ये बात, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है। तो अभी तक मैंने आपको दोनों सेक्शन अच्छे से पढ़ा दिए हैं सर, एडिशनल कंडीशंस के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 13, और इसी तरीके से अगर आप लोग इंडिविजुअल के केस में बेसिक कंडीशन की बात करते हो तो आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 1 मैंने बताया था सर, ये बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को आप लोग कैलकुलेट करते हो टैक्स पर्पस के लिए, हर साल कैलकुलेट किया जाता है और ये हर साल बदल भी सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा सर। इससे अगले सेक्शन की अगर आप लोग बात करते हो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो यहां पे आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। माने बेसिक कंडीशन के अंदर अभी तक हमने दो कंडीशंस को चेक किया सर। दो कंडीशन कौन कौन सी थी सर? एक तो आपकी 60 दिन वाली कंडीशन थी, ठीक है। दूसरी क्या थी? 365 दिन वाली कंडीशन थी, ठीक है। बट देयर इज ए केस जहां पर आपको केवल और केवल बेसिक कंडीशन 1 को चेक करना है। कितना चेक करना है? बेसिक कंडीशन 1 को चेक करना है। अब अगर आप लोग एग्जम्पशन की बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हैं और अगर आप लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इफ यू आर ए इंडियन सिटीजन एंड लिविंग द इंडिया फॉर द इंप्लॉयमेंट पर्पस, तो आपके ऊपर केवल और केवल बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। अगर वो सेटिस्फाई किया तो रेजिडेंट, अगर नहीं तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब दूसरा क्या रहेगा? अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हैं और अगर आप लोग इंडियन से जो आपकी शिप होती है उसके ऊपर एज ए क्रू मेंबर जाते हैं, समझ में आया? इंडियन शिप्स के ऊपर अगर आप लोग एज ए क्रू मेंबर जाते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपके यहां पर भी बेसिक कंडीशन 1 ही चेक होगा, समझ में आया? यानी कि बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। जैसे सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा डिटेल में समझाइए तो जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूं उस पर जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स? मैंने लिखा है कि यहां पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं सर? हम लोग यहां पर आपका सेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ने वाले, ठीक है सर। ये क्या है सर? अभी अभी हमने पढ़ा, ये आपका एक्सेप्शन है। किसके लिए सर? जो अभी अभी आपने बेसिक कंडीशन पढ़ी है, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी अगर आपका इंडियन सिटीजन है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी क्या है? इंडियन सिटीजन है, ठीक है। या तो वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है, किसके लिए? इंप्लॉयमेंट के लिए। किसके लिए जाता है? आपका इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या हो गया सर? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो गया? अगर आपका इंडियन सिटीजन यहां पर इंडियन शिप्स के ऊपर जाता है, किसके ऊपर जाता है? इंडियन शिप के ऊपर जाता है एज ए, ये भी आपको याद रखना है, कैसे जाता है? एज ए क्रू मेंबर, ठीक है। कैसे जाता है? एज ए क्रू मेंबर इंडियन सिटीजन, इंडियन शिप्स के ऊपर जाता है। तो इन दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर गौर फरमाइएगा, इन दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे? आपकी केवल और केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगी। तो यहां पे आप लोग क्या कहोगे? ओनली बेसिक कंडीशन 1 आपको चेक करना है और इस बेसिक कंडीशन नंबर 1 के बिहा पे ही आप लोग क्या कहेंगे? रेजिडेंट होगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? माने यहां पर आपने चेक किया कि अगर आपका जो रेलिवेंट टैक्स ईयर है उसमें 182 दिन रहा तो वो रेजिडेंट हो गया, नहीं रहा तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन बताता है। किसका? आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शन अगर आप लोग टेक्निकली सोचें तो सर ये आपका एक्सेप्शन किसका बताया? यहां पर मैं लिख सकता हूं सर ये आपका एक्सेप्शन रहेगा। अभी आपने कौन सा पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स? आपका सेक्शन 2 पढ़ा है, सॉरी आपका सेक्शन 6 पढ़ा है और सबसेक्शन 2 पढ़ा है। अब सबसेक्शन 2 के अंदर भी आपने 2 पॉइंट पढ़े, एक पॉइंट ए था और एक बी था, ठीक है। तो ए के अंदर तो आपका कंडीशन जो हम लोग चेक करनी है बेसिक कंडीशन 1 है और बी के अंदर क्या रहेगी? बेसिक कंडीशन 2 रहेगी। माने जो आपकी बेसिक कंडीशन 2 है, जिसको आप लोग यहां पर B2 के नाम से जानते हो, ये क्या सर? आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 है। इसको आपको चेक करना है सर, नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि सेक्शन 6 और सबसेक्शन 3 की अगर आप लोग बात करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स ये बेसिक एग्जम्पशन आपको प्रोवाइड करता है। किसके लिए? जरा गौर फरमाइएगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और उसका जो भी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और क्लोज क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जरा अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए क्या लिखा हुआ है, 60 डेज कंडीशन अंडर द सेक्शन 6 टू बी डज नॉट अप्लाई। यानी कि ये 60 डेज मतलब बेसिक कंडीशन सेकंड अप्लाई नहीं होगी अगर आप लोग इंडियन सिटीजन है और हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं टैक्स ईयर के दरमियान एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए इंडियन सिटीजन, इंडियन शिप। और दूसरा मैंने क्या बताया? पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। आउटसाइड द इंडिया आप लोग जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे अगला जो सेक्शन रहेगा ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सर अगला सेक्शन क्या कहता है? जरा गौर फरमाइएगा। अगला सेक्शन ये कहता है, अगले 2 सेक्शन रहेंगे एक्चुअल में, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ लिया सर सेक्शन 6 की बात की, सबसेक्शन 2 बेसिक कंडीशंस को बताएगा,
सेक्शन 6 की बात की, सेक्शन सबसेक्शन 3 की बात की तो एग्जम्पशन, और ये कहां का एग्जम्पशन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और बी वाला एग्जम्पशन है, ठीक है। अब अगर आप लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 की बात करते हो ना, तो यहां पे आप लोग इंडियन सिटीजन्स की बात करोगे, या फिर सबसे जरूरी इसका मतलब रहेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कहोगे, इसका ताल्लुकात किससे रहने वाला है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से रहेगा, ठीक है। क्या कहोगे आप लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करके चलते हो, ठीक है। आप लोग अपने पेरेंट्स की बात कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा थे, किसका था, अनडिवाइडेड इंडिया के हिस्सा थे, यानी कि अनडिवाइडेड जो इंडिया था, यानी कि विभाजन से पहले जो भारत होता था, जिसको आप लोग 1947 से पहले की बात करते हो, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोग क्या माने जाओगे, आप लोग यहां पर इंडियन ओरिजिन की कैटेगरी के अंदर आने वाले हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया, इंडियन ओरिजिन का क्या मीनिंग होता है, इसको आपको एक बार अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। तो जो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, यहां पे ध्यान समझिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो कहीं पे बाहर रहता है, समझ में आया, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है, किसके अंदर रहता है सर, वो आपका किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है, और वो आपका हिंदुस्तान के अंदर आता है, क्या आता है, हिंदुस्तान के अंदर आता है, तो यहां पर जो आपका बेसिक कंडीशन सेकंड है ना, उसके अंदर तब्दीली की जाएगी, क्या की जाएगी, बेसिक कंडीशन नंबर सेकंड के अंदर तब्दीली की जाएगी। ये कौन कह रहा है सर, आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर गौर फरमाइएगा, इसको लिखना कैसे है सर, अगर आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाता है तो यहाँ पे आपको गौर फरमाना है, अगर वो कहां पर है सर, वो आपका रहता है आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। क्या रहता है, आपका आउटसाइड द इंडिया रहता है, लेकिन वो क्या करता है, विजिट करता है इंडिया को ड्यूरिंग ए रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो यहां पे गौर फरमाइएगा, यहां पर आपका जो बेसिक कंडीशन 2 है ना, वो आपका एज इट इज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, एज इट इज नहीं लगेगा, माने बेसिक कंडीशन नंबर 2 के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसकी जानकारी हमें अपने अगले सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, जो क्या रहेगा सर, आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 रहेगा, जहां पर ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको जरा गौर फरमाना है, आपका जो बेसिक कंडीशन 2 था, जहां पर हमने क्या कहा था, दो कंडीशन कही थी कि आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर के दरमियान आपका 160 दिन, और अगर आप लोग 4 प्रीसीडिंग ईयर की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, 365 दिन, ठीक है। अब 365 दिन को तो आपको एज इट इज रखना है, 60 दिन वाला चेंज होकर के कहां पर शिफ्ट हो जाएगा सर, 120 दिन आपको चेक करना है, ठीक है। ये आपको चेंज आ जाएगा अगर आप लोग इंडियन ओरिजिन है, अगर आप लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं और आपने विजिट किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपके दोनों सेक्शन का ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रहने वाला है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 5, इसको भी आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करते हो इंडिया को, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और अगर आप लोग बीइंग आउटसाइड द इंडिया हो, इंडिया के अंदर विजिट करते हो टैक्स ईयर के दरमियान, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 क्रिएट करता है एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन में क्या लिखा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन तभी होगा अगर ये जो आपका इंडियन सिटीजन है या जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, इसका टोटल इनकम एक्सीड करता है 15 लाख से, ठीक है। कितना करता है, 15 लाख से टैक्स ईयर के दरमियान एक्सीड करता है, और ये आपका यहाँ पे फॉरेन इनकम आपको नहीं लेना, केवल इंडियन इनकम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना, जो 60 डेज का क्राइटेरिया है ना, उसको कितने के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देना है, 120 दिन के द्वारा। तो आप लोग क्या कहोगे, 120 डेज और मोर इन इंडिया प्लस में 365 डे और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर, ठीक है। तो ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका इनकम, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर आपका इंडियन सोर्स का इनकम है वो एक्सीड करता है कितने को, 15 लाख को, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही ये चेंज आपको माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलने वाला है इन द केस ऑफ द इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, यहां तक क्लियर रहा। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। डोंट वरी, लास्ट में जाके मैं आपको समराइज कराऊंगा तो आपको सारी क्लैरिटी और हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, उम्मीद करता हूं, जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज अ सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 5, ठीक है।
चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हो तो अब एक होता है माय डियर फ्रेंड जिसको आप लोग क्या कहते हो, डीम्ड रेजिडेंट। अगला सेक्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। अब ये डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं डीम्ड रेजिडेंट का डेफिनेशन, ठीक है। अभी हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 पढ़ना, ठीक है, जिसका ताल्लुकात किससे रहेगा सर, आपका डीम्ड रेजिडेंट से रहेगा, ठीक है। अब डीम्ड रेजिडेंट का केस क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। सर डीम्ड रेजिडेंट ये कहता है आप लोग वैसे रेजिडेंशियल कंडीशन के हिसाब से ना सेटिस्फाई नहीं करते हो, लेकिन आपको डीम्ड रेजिडेंट माने हम लोग मान करके चलेंगे कि आप लोग क्या हैं, आप लोग रेजिडेंट है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, डीम्ड रेजिडेंट बोलोगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है, सबसे पहले आप लोग अगर इंडियन सिटीजन हो, क्या हो आप लोग, इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। अब आप लोग कहीं बाहर रहते हो, आउटसाइड द इंडिया रहते हो, इंडिया के अंदर से आप लोग इनकम, इंडिया से भी इनकम कमाते हो, लेकिन ड्यू टू ए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि आपके पास इंडिया की रेजिडेंसी है, इंडिया की जो सिटीजनशिप है, ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, इंडिया की जो आपके पास सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड अगर आप लोग किसी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके बाहर किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप लोग टैक्स पे नहीं करते हो, ठीक है, आप लोग क्या नहीं करते हो, टैक्स पे नहीं करते हो, तो या और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका इनकम ग्रेटर देन 15 लाख हो जाता है फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज, ठीक है, तो यहां पर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोगों को क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, और आपको यहां पर आपकी इनकम के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा सर, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे यही बात लिखी हुई है। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब है अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हो और आप लोग जो ही और सी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अनदर कंट्री और टेरिटरी। अब ये बात पर जरा गौर फरमाइएगा, बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल रेजिडेंस और ए सिमिलर क्राइटेरिया, समझ में है, यानी कि इंडियन डॉक्यूमेंट के बिहा पे, ठीक है ना, आप लोग किसी और कंट्री के अंदर, किसी और टेरिटरी के अंदर भी टैक्स पे नहीं करते हो, और अगर आपका टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख होता है एक्सक्लूडिंग द इंडिया जो आपकी फॉरेन सोर्स है, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, डीम्ड रेजिडेंट प्रोविजन बोलोगे, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, इस चीज का आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या रहने वाला है, किस तरीके से चीजें आगे जाके मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इज ऑल अबाउट द सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 5 7, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेक्शन नंबर 13, ठीक है, सॉरी सबसेक्शन नंबर 13, जहां पर इंडिविजुअल से जुड़े हुए तमाम केसेस को हम लोगों ने काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। अब यहां पर नजर डालिए, मैंने आपको बताया अगर आप लोग 1 की बात करते हो तो यहां पे बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस की हमें निकालना क्यों है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की बात करोगे तो सर इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशन दी गई है। इसके अलावा 3 के अंदर एग्जम्पशन दिया गया है इंडियन सिटीजन के लिए जो हिंदुस्तान को छोड़ करके इंप्लॉयमेंट पर्पज या गिरू मेंबर के लिए जाते हैं। 4 के अंदर आपको दिया गया कोई भी इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो हिंदुस्तान को विजिट करता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के अंदर 120 दिन का रूल दिया गया है, जो अगर आपका जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है और वो हिंदुस्तान को विजिट करता है, ठीक है। 6 हमने छोड़ दिया है, 7 आपका डीम्ड रेजिडेंट का रहेगा, और इसी तरीके से सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला केस रहेगा, जिसको हम लोगों ने अच्छे से कोशिश की है एक एक पॉइंट को डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन लेक्चर क्लास नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने की कोशिश की। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको क्लैरिटी मिला होगा और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जितने भी बचे हुए केसेस हैं हम उनको अपनी अब अगली क्लासेस के अंदर, अपकमिंग क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक लिमिट सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।